नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए जो 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप समूह गौ के अंतर्गत या उत्तराखंड के अंतर्गत किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी कंपलसरी है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और क्योंकि हिंदी लगभग सब में कॉमन होती है और जो है आपके सेम टॉपिक लगभग आपको सब जगह देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप बेझिझक देख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं आपके सिलेबस को देखते हुए उन्हीं टॉपिकों पर वीडियोस बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज 11वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिससे पहले कि अभी तक मैंने 10 प्रैक्टिस सेट आपके करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिए चैनल पर। तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न है। देखिए, मैंने यहाँ पर कुल 20 प्रश्न लिए हैं और 20 नंबर का ही 20 ही प्रश्न हमसे स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे भी जाएंगे। तो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने नंबर आए। तो चलिए सबसे पहला हम प्रश्न ले लेते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम वाक्य शुद्धि को लेकर के वीडियो बनाइएगा, तो मैंने आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। तो इसमें देखिए आपके पास 4 ऑप्शन आए हुए हैं, जिनमें से आपको शुद्ध वाक्य माफ़ कीजिएगा अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। यानी कि 3 वाक्य शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध होगा यहाँ पे। तो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक लग रहा है। यह आपकी पैतृका संपत्ति है, थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे आगे। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, हमें अपना काम करना चाहिए। तो देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हमने पढ़ा जब, तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा पढ़ने में ही। तो यहाँ पे क्या अशुद्धि है आप समझ गए होंगे। पैतृका संपत्ति नहीं होता है, बल्कि पैतृक संपत्ति होता है ना। तो यहाँ पर ये मिस्टेक यहाँ पे हुई है, ये अशुद्धि हुई है। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी अशुद्ध जो हमारा वाक्य है वो बी वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप और वाक्यों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी तरह से हो सकता है आपकी ये वाक्य आपसे पूछ लिए जाए, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो देखिए, अब आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 3 अशुद्ध वाक्य हैं और 1 वाक्य शुद्ध है। तुम मोहन को देखे हो, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, शेर को देखकर मेरे प्राण सूख गए। तो देखिए, यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही है, बी वाला, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही वाक्य है। तुम मोहन को देखे हो, ये गलत है। हालांकि बिहार और आप उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसी हिंदी बोली जाती है जहाँ पे इस तरह के वर्ड हम अक्सर सुनते हैं कि तुम मोहन को देखे हो, इस तरह से। तो यहाँ पर ये अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। तुमने मोहन को देखा है, ऐसा सही सेंटेंस इसका होना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा गलत, है ना। इसके बाद अगला देख लेते हैं, इसमें क्या अशुद्धि हुई है। आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। तो देखिए, हस्ताक्षर बनाए नहीं जाते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं, है ना। तो आप इस पत्र में हस्ताक्षर कीजिए, ऐसा होना चाहिए था। बना दीजिए कोई ड्राइंग नहीं है जो बनाई जाए, हस्ताक्षर किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये अशुद्धि हुई है। इसके बाद डी हमारा ऑप्शन है, शेर को देखकर मेरे प्राण सूख गए। तो देखो, प्राण सूखते नहीं हैं, प्राण कोई पानी की धारा नहीं है जो सूख जाएगी। तो यहाँ पे शेर को देखकर मेरे प्राण निकल गए, ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो सूख गए ये बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब डी वाला भी इसमें इस प्रकार की अशुद्धि हुई है ना। तो उम्मीद है आपने अपना आंसर लगाया होगा। वीडियो पॉज करते रहिए और अपना आंसर लगाते रहिए और लास्ट में आप अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए, बताइए कि मुझे
आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर से वाक्य शुद्धि को लेकर प्रश्न है। वाक्य शुद्ध, कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो आपने पहचान करनी है। डाल में चिड़िया बैठी है, वह विलाप करके रोने लगी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। वहाँ बीमारी के खतरे का डर है। तो देखिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने थोड़ा बहुत लगा ही लिया होगा अपना आंसर, मतलब आप अपने आंसर तक पहुँच ही चुके होंगे। लेकिन नहीं भी पहुँचे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। डाल में चिड़िया बैठी है, देखो यहाँ पर कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि हुई है। तो देखिए, मैं यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था डाल पर चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पर होना चाहिए था, मैं की जगह पर। तो देखो, मैं कहाँ लगेगा, पर कहाँ लगेगा। हालांकि ये अधिकरण कारक चिन्ह है, मैं पे पर, आपने कारक चिन्ह यदि पढ़े हों तो कहाँ पर मैं का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे पर का प्रयोग किया जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप किसी चार दीवारी के अंदर हैं तो आप मैं कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोल सकती हूँ मैं घर में हूँ, इस प्रकार से हो सकता है ना, क्योंकि हम किसी छत के नीचे हैं, ये चार दीवारी के अंदर हैं। लेकिन अगर आप किसी खुले स्थान पर हैं तो वहाँ पर आप हमें, या किसी चीज़ के ऊपर हैं तो आप वहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आगे कभी भी आपकी इस तरह की मिस्टेक नहीं होगी, आप इस प्रकार की अशुद्धि पहचान पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, चिड़िया, डाल पर चिड़िया बैठी है, ठीक। इसके बाद दूसरा जो है, तो ये तो हो जाएगा हमारा अशुद्ध। इसके बाद क्योंकि हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, वह विलाप करके रोने लगी। तो देखो, रोना और विलाप करना लगभग मतलब एक ही सेंटेंस है। या तो हम कह सकते थे कि वह रोने लगी, या तो हम कह सकते थे वह विलाप करने लगी, क्योंकि विलाप और रोना दोनों एक भाव है जो कि करुणा का भाव है ना, दुख का भाव प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर जो वाक्य है वो अधिक, वाक्यों की अधिकता है, अधिक पद यहाँ पर लिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये अशुद्धि है। या तो मैंने बताया जैसे होना चाहिए था, वह विलाप करने लगी या वह रोने लगी, है ना। तो इस तरह से तो इसमें ये भी अशुद्ध हो जाएगा। अगला है, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं। वहाँ बीमारी के खतरे का डर है। तो देखो, यहाँ पर भी अधिक वाक्यों की अधिकता है। कैसे, मतलब शब्दों की अधिकता है। वहाँ बीमारी का खतरा है, या तो ऐसा होना चाहिए था, या तो होना चाहिए था वहाँ बीमारी का डर है। तो खतरा और डर एक ही चीज़ लगभग होती है, तो यहाँ पर ये भी हमारा अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। इतना तो थोड़ा सा आपका भी फ़र्ज़ बनता है हमारे प्रति। खैर, बाकी तो आप समझदार हैं। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब फिर आपसे वही पूछा जा रहा है, वाक्य शुद्ध आपने बताना है। मैं घर पर ही हूँ, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, फूलों की एक माला चाहिए, आप यहाँ से जाओ। तो देखिए, यहाँ पर आप अपना वीडियो पॉज कीजिए और पहले आप इत्मीनान से 2 से 3 बार इन ऑप्शंस को पढ़िए। फिर मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप 3 से 4 बार इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपना आंसर मिल ही जाएगा। देखिए, मैं घर पर ही हूँ, तो बिल्कुल माफ़ी चाहूँगी, मैं घर पर ही हूँ नहीं होना चाहिए था, मैं घर में ही हूँ। जैसे मैंने अभी बताया ऊपर कि मैं जहाँ पर खुले में अगर आप हैं, खुली किसी चीज़ के ऊपर हैं और खुला है आप आसमान बिल्कुल, तो वहाँ पे पर कारक चिन्ह आएगा। और अगर कहीं चार दीवारी के अंदर हैं, किसी छत के नीचे हैं, तो वहाँ पर हमेशा मैं कारक चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर ये पर नहीं होना चाहिए था, बल्कि क्या होना चाहिए था, मैं घर में हूँ, ऐसा होना चाहिए था। तो ये तो हमारा कट जाएगा। यहाँ पे अगर आपसे कभी पूछा भी जाए इस तरह से कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि है। किसी वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि वाक्यों को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं और किस प्रकार से वाक्यों में अशुद्धियाँ होती हैं, किस किस आधार पे होती हैं। तो यहाँ पे अगर आधार पूछा जाए तो कारक चिन्ह संबंधी आधार
है जिससे कि अशुद्धि हुई है। अगला है बी ऑप्शन, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। तो देखिए ठंडा घड़े का नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। जब हम घड़े में पानी डालते हैं तो वो पानी ठंडा हो जाता है। तो हम ऐसा इसको मतलब ऐसे शुद्ध होना चाहिए था कि घड़े का ठंडा पानी, पानी होता है ठंडा, घड़ा नहीं, है ना। तो यहाँ पर भी अशुद्धि है। इसके बाद सी ऑप्शन है, फूलों की एक माला चाहिए। थोड़ा ठीक लग रहा है, अगला भी देख लेते हैं। आप यहाँ से जाओ। तो देखियो जहाँ पर भी आप किसी को आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं किसी को, यानी कि आपका मतलब आप अपने से किसी बड़े को कह रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ से जाओ, फिर वो जाओ नहीं होगा, आप यहाँ से जाइए, इस तरह से होना चाहिए था। आप यहाँ से जाइए, या तो अगर आप जाओ कह रहे हैं तो फिर आप कह सकते थे तुम यहाँ से जाओ, है ना। लेकिन अगर आप, क्योंकि आप शब्द से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई व्यक्ति है जो आपसे काफ़ी बड़ा है या सम्मानित, आपसे कोई सम्मानजनक व्यक्ति है, तो आप उसके लिए आपका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में आपने क्या कर दिया, जाओ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी छोटे व्यक्ति को कह रहे हैं या अपने सम उम्र के व्यक्ति को कह रहे हैं। तो जब आप आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पूरा ही करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ से जाइए होना चाहिए था, या फिर तुम यहाँ से जाओ ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो ये भी गलत है। इसका मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन, फूलों की एक माला चाहिए, यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगला हमारा पांचवा, देखिए बहुत छोटे छोटे से यहाँ पे अशुद्धियाँ होती हैं, बस हमें यही अशुद्धियाँ पहचाननी होती है ना। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर से आपसे एक वाक्य शुद्ध जो है वो पूछा जा रहा है। मेरे को बुलाया, वह घोड़े में सवार था, अनेकों बार देख चुका है, पानी का एक गिलास दीजिए। तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन यहाँ पे मैंने पढ़े, और अपना वीडियो पॉज कीजिए, फिर से लगातार इनको पढ़ते रहिए और आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो देखो मेरे को बुलाया, तो मेरे को बुलाया नहीं होना चाहिए था, ये जो मेरा शब्द है ये गलत है, मुझे बुलाया इस तरह से होना चाहिए था, है ना। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। वह घोड़े में सवार था, तो देखो मैंने आपको फिर वही यहाँ पे कारक चिन्ह संबंधी अशुद्धि हुई है। मैंने क्या बोला, घोड़े जहाँ पे आप खुले में हो तो घोड़े की पीठ पर बैठा जाता है ना। तो जब हम पीठ पर बैठते हैं तो क्या हमारे ऊपर कोई छत होती है या कोई चार दीवारी होती है, नहीं होती है। तो हम किसी चीज़ के ऊपर बैठे हैं, चाहे हम छत पर बैठे हैं, चाहे किसी डाल पर बैठे हैं, या किसी घोड़े पर बैठे हैं, या किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम बैठे हुए हैं तो वहाँ पर हमेशा पर कारक चिन्ह आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था वह घोड़े पर सवार था, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, अनेकों बार देख चुका है। तो देखो यहाँ पे अनेकों नहीं आएगा, एक का बहुवचन होता है अनेक, तो अनेक यहाँ पे होना चाहिए था, अनेक बार, अनेकों नहीं होना चाहिए। अनेकों मैंने बहुत बार सुना है, लोग अनेकों शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अनेकों नहीं होना चाहिए जब भी आप क्योंकि अनेकों नाम से कोई शब्द है ही नहीं, ये गलत है। आप प्रयोग करते होंगे, मैंने बहुत बार सुना भी है कई लोगों को, मैं टोकती भी हूँ। अनेकों शब्द होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक व्यक्ति का बहुवचन बना रहे हैं तो हम उसको अनेक कहेंगे, ना कि अनेकों। अनेकों नहीं होता है ना। तो एक का बहुवचन अनेक होता है, अनेक मतलब बहुत सारे, एक से बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आप उसको अनेकों नहीं कहेंगे, अनेक कहेंगे, है ना। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब हमारा डी ऑप्शन बचा है, इसका मतलब पानी का एक गिलास दीजिए, यही शुद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर से शुद्ध वाक्य ढूंढिए और बताइए। केवल 100 रुपये मात्र दीजिए, उसका प्राण निकल गया, इस समय उसकी उम्र 20 वर्ष है, आपका सधन्यवाद सहित पत्र मिला। तो देखिए साफ साफ पता चल ही रहा है कौन सा अशुद्ध है, फिर भी मैं आपको सारे बताऊंगी कि कहाँ कौन सी अशुद्धि हुई है। केवल 100 रुपये मात्र दीजिए, तो ये बिल्कुल गलत है। केवल और मात्र दोनों का मतलब एक ही होता है। या तो हम कहेंगे केवल 100 रुपये दीजिए, या फिर हम कहेंगे मात्र 100 रुपये दीजिए, इस तरह से। तो या तो केवल का प्रयोग होगा या मात्र, एक ही वाक्य में ये दो शब्द एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये गलत है, ठीक है।
उसका प्राण निकल गया। तो देखो, हालांकि प्राण हमारे अंदर एक ही होता है, हर व्यक्ति में एक ही प्राण होता है, लेकिन प्राण जो शब्द है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, इसलिए हम कहेंगे उसके प्राण निकल गए। और अगर कोई बहुवचन है तो उसकी क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। तो निकल गए, माफ कीजिएगा, निकल गए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, निकल गए। ठीक है, तो उसके, ना कि उसका, उसका नहीं होगा, उसके प्राण निकल गए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक, इस समय उसकी उम्र 20 वर्ष है, लगभग ठीक ही लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं। आपका सधन्यवाद सहित पत्र मिला। तो देखिए आपका धन्यवाद सहित पत्र मिला, जो यहाँ पे आप 100 देख पा रहे हैं और जो सहित है, उन दोनों का ही मतलब एक ही होता है। ठीक है, जो सधन्यवाद आप देख रहे हैं ना, सधन्यवाद का मतलब होता है धन्यवाद सहित। तो अब मैंने क्या बताया था, एक ही वाक्य में एक शब्द 2 बार नहीं आएगा, वो अशुद्धि मानी जाती है। तो आपका सधन्यवाद सहित पत्र मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आपका सधन्यवाद पत्र मिला, या तो ऐसा होना चाहिए था, या तो क्या होना चाहिए था, आपका धन्यवाद सहित पत्र मिला, ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है। इस समय उसकी उम्र 20 वर्ष है। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न अलंकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूँ में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ तक ये पंक्ति है और आपको बताना है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूँ। बहुत बार हमने ये पंक्ति सुनी भी है। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चा है जो अपनी माँ से ज़िद कर रहा है कि माँ मुझे जो चांद रूपी खिलौना है वो चाहिए, यानी कि चंद्रमा को वो खिलौना समझ रहा है। तो जहाँ पर किसी चीज़ को, किसी वस्तु को हम, मतलब कोई प्राकृतिक वस्तु है और उसको हम अपनी भौतिक वस्तु समझ लेते हैं, या अपनी यूज़ की कोई वस्तु समझ लेते हैं, यानी कि उपमान उपमेय में यहाँ पे क्या है, उपमान में जो है उपमेय का आरोप किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में आप देख लेते हैं। देखिए मानवीकरण तो नहीं है, श्लेष वक्रोक्ति दोनों नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 8वां प्रश्न है, नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट अलंकार है, इस अलंकार से लगभग बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। इसका मुख चंद्रमा के समान है। देखो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, देखो एक ही प्रश्न को आपको कितनी तरह से पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा। तो जो हमने अभी ऊपर पंक्ति पढ़ी थी कि मैया मैं हूँ चंद्र खिलौना चाहिए, चंद्र खिलौना ले हूँ, तो उसी का यहाँ पे आपको बताना है कि किस पंक्ति में रूपक अलंकार है। इसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा इसके मुख के समान है, लगभग वैसा ही है, उसी से मिलता जुलता रूपक अलंकार। और यह चंद्रमा रूपी मुख है, यह मुख है अथवा चंद्रमा। तो देखिए ये सारे किसी न किसी अलंकार के उदाहरण हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रूपक अलंकार की पहचान करनी है कि कौन सा अलंकार, यहाँ पे कौन सा उदाहरण रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो अपना आंसर लगाइए, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यह चंद्रमा रूपी मुख है, यानी कि मुख को क्या कहा जा रहा है कि चंद्रमा रूपी है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला 9वां प्रश्न है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। तो सीधी सी बात है, आपने लगा दिया होगा, जहाँ पे एक ही वर्ण की एक से अधिक बार या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, हमेशा वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देख पा रहे होंगे 5 बार तो की आवृत्ति हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा 10वां प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए नवल सुंदर श्याम शरीर सजल नीरद सी कल क्रांति थी, तो बताइए सा सी से, अगर आपने मेरे चैनल पर अलंकार वाले वीडियोस देखे होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से लगा देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप अभी भी जाकर के देख सकते हैं। अलंकार मैंने पढ़ाए हैं और एक बार फिर से मैं
कुछ नए उदाहरणों को लेकर के एक बार अलंकार ज़रूर आपको पढ़ाऊँगी, तो आप लोग निश्चिंत रहें। जहाँ पे सा, सी, से, सम, सरिस, समान इस तरह के जो योजक वाक्य होते हैं या कह सकते हैं समानाधिकरण चिन्ह होते हैं, वहाँ पे हमेशा उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे नीरद सी कल क्रांति थी, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो सासी से इसकी पहचान यही है, सासी से सम, सरिस, समाना, ये जो शब्द हैं ये अगर आपको किसी भी पंक्ति के बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। ठीक, इसका मैं यहाँ पे आपको अर्थ भी बता देती हूँ। नवल सुंदर श्याम शरीर की, देखो श्याम कह रहे हैं यहाँ पे कृष्ण को, और कृष्ण के शरीर की यहाँ पे विशेषताएं बताई जा रही हैं, यानी कि उनकी समानता, उनकी तुलना, उनकी उपमा दी जा रही है किस किस से? नवल सुंदर श्याम शरीर की, यानी कि जो श्री कृष्ण है उनका जो शरीर है वो कैसा है? नवल मतलब नया, सुंदर मतलब सुंदर दिखने वाला, सजल मतलब होता है जो जल से भरा हुआ, नीरद सी, नीरद मतलब होता है बादल। तो बादलों जिस प्रकार मतलब श्री कृष्ण का शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नए नए सुंदर बादल जो हैं, वो बादल जिनमें क्या है? नीरद का मतलब पानी, बादल से भरे हुए, बादल वो जिसमें पानी भरा हुआ है, नीर मतलब होता है पानी, दो मतलब धारण करने वाले, तो बादलों को नीरद भी कहा जाता है। तो सी कल क्रांति सी, और क्रांति का मतलब होता है, यहाँ पे क्रांति नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कांति होना चाहिए था। कांति का मतलब होता है चमक, है ना। तो उनके शरीर की चमक कैसी है? जैसे कि कोई पानी से भरा हुआ बादल होता है, एकदम बढ़िया सफ़ेद सा दिखता है जो, तो उनका शरीर इस प्रकार से चमक रहा है। तो यहाँ पे शरीर की तुलना यानी कि समानता जो है की गई है बादलों से, तो इस प्रकार से यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न ले लेते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखो जो सासी से सम सरिस समाना मैंने बताया था, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर भी सरिस शब्द दिख रहा है, तो सीधी सी बात है उपमा अलंकार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि मन कैसे डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान। आपने देखा होगा पीपल का जो पेड़ होता है उसमें पीपल के पत्ते जैसे हवा नहीं भी चल रही है फिर भी वो पत्ते हिलते रहते हैं और एकदम डुलते रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा मन ऐसा डोल रहा है जैसे पीपल के पत्ते के समान। तो मन की तुलना, मन की समानता की गई है, मन को उपमा दी गई है पीपल के पत्ते की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में वर्तनी शुद्धि वाले प्रश्न लेकर आती हूँ, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अनुग्रहित की आपको वर्तनी शुद्ध बतानी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं और लगभग सब सेम दिख रहे हैं, तो ऐसे में कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान से चारों ऑप्शनों को देखिए और फिर अपना आंसर लगाइए। तो बिल्कुल 12 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे गौ में री की मात्रा होती है ये वाली। ठीक है, कई लोग इस तरह की मात्रा को सही मानते हैं, यानी कि इसको कई बार लोग सही मानते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। ठीक, 13वां हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो देखिए नर्क शब्द की आपको वर्तनी पूछी जा रही है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि नरक भी सही है और नर्क भी सही है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो आप कह सकते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है तो हम उसी को सही करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब हम ऐसे में किसको चूज़ करें, ए को या बी को? ऐसे में कन्फ्यूजन होता है। मैंने आपको बताया कि दोनों सही हैं, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि किसको सही चुने। तो देखिए मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि दोनों सही कैसे हैं। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो कई बार हम जो नर्क शब्द है उसको ऐसे भी लिख लेते हैं, है ना, और कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं। अब हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम संस्कृत के तत्सम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और अगर ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम तद्भव यानी शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं, है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं या संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो इस वक्त हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। ठीक है, हालांकि दोनों सही है, एक तत्सम है एक तद्भव है, तो हिंदी का हम पढ़ रहे हैं तो हम तद्भव को ही सही लगाएंगे, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता कि इन दोनों में से तत्सम तद्भव कौन सा है, तब आप पहचान कर लेते कि ये तत्सम है और ये तद्भव है, लेकिन हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। फिर से आपको टिप्पणी शब्द की वर्तनी पूछी जाती है। अक्सर हम समाज में देखा होगा आपने, कोई हम पे, हम किसी पे टिप्पणी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो अगर हम पूछें कि भाई टिप्पणी तो कर लेते हो लेकिन टिप्पणी लिखते कैसे हैं ज़रा बताइए, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टिप्पणी करनी ही नहीं है बल्कि उसको वर्तनी भी उसकी शुद्ध होनी चाहिए, है ना। टिप्पणी किसी पर हो ना हो, मेरा तो ये मानना है, टिप्पणी हम किसी पे करें ना करें लेकिन वर्तनी शुद्ध आनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए वैसे तो। खैर, इसके बाद देखिए, माफ़ कीजिएगा, 14वां मैंने आपको आंसर नहीं बताया। 14 में जो सही आंसर है, आपने अपना आंसर लगा ही लिया होगा, आसान है। टिप्पणी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। टी 2 पौ यहाँ पे होते हैं, एक आधा एक पूरा, और बड़ी ई की मात्रा अणों में होती है, ठीक है। 15वां हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। फिर से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवियत्री। तो बताइए कौन सा सही होना चाहिए इसमें। एक ही शब्द यहाँ पे सही है, अंत्याक्षरी, ये सही है। पूजनीय नहीं होता है बल्कि क्या होता है, पूजनीय, है ना, कोई आधा वर्ड इसमें नहीं होता है। तदोपरांत नहीं होता है बल्कि तदुपरांत होता है, ठीक। और कवयित्री तो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, कवयित्री इस तरह से लिखा जाता है, कवयित्री। तो उम्मीद है आपको आपके आंसर मिल गए होंगे। और इन तीनों वर्तनियों को भी ध्यान से देखिए क्योंकि इस तरह की वर्तनियाँ अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 16वां प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल या समुज्ज्वल। तो देखो समुज्ज्वल यानी कि इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, इन दोनों में ही एक ऑप्शन है जो गलत है। तो प्रज्वलित ऐसे लिखते हैं, उज्ज्वल में भी 2 आधे जौ होते हैं। समुज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो गलत है वो है डी वाला, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी। समुज्ज्वल की ये वर्तनी बिल्कुल सही है। देखो इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं, एक तो सम है, ठीक है, सम धन उत धन ज्वल, ठीक है, तब जाकर के कहीं से बना है समुज्ज्वल। तो यहाँ पे जो समुज्ज्वल की सही वर्तनी हो जाएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी। उसमें भी 2 आधे जौ आते हैं, ठीक है। जैसे उज्ज्वल की वर्तनी उत धन ज्वल होता है, ज्वल। तो जो ये तो आपको आधा दिख रहा है ये जौ में परिवर्तित हो जाएगा। संधि का एक नियम है जिसमें आधा वर्ण जो है वो आधे जौ में, जो आधा तौ है वो आधे जौ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी नियम के तहत ये परिवर्तन यहाँ पे हुआ है। लेकिन समुज्ज्वल में आपसे कई बार कभी पूछा जाएगा कितने उपसर्ग लगे हुए हैं, तो समुज्ज्वल में 2 है, सम धन उत धन ज्वल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द निधन और निर्धन शब्द युग्म में भेद कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि निधन और निर्धन में क्या अंतर है। देखो कई बार हम इस तरह के शब्दों को देख लेते हैं लेकिन उनका जो अर्थ है वो एक दूसरे से मतलब दूसरा अर्थ ले लेते हैं। जैसे निधन का अर्थ निर्धन से ले लिया, निर्धन का अर्थ निधन से लेते हैं, मतलब थोड़ा सा मात्राओं का अंतर है और अर्थ में हम इसका अनर्थ कर लेते हैं, है ना। आपको यहाँ पे पहचान करनी है कि निधन का मतलब क्या होता है और निर्धन का मतलब क्या होता है। तो देखो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, मृत्यु, मोक्ष, जन्म मृत्यु, मृत्यु धनहीन या धनवान धनहीन। तो देखो निधन का मतलब क्या होता है, मृत्यु। तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शनों में मृत्यु नज़र आ रही है, ए और सी में। और निर्धन का मतलब होता है जिसके पास धन नहीं है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन है जो सही है। इन दोनों की सही वर्तनी मैच कर। अब आपको ध्यान रखना ये है कि पहले निधन है तो पहले निधन का ही आएगा, दूसरे में निर्धन है तो दूसरे में निर्धन ही आएगा, धनहीन, ठीक है। इस क्रम को भी ध्यान रखना है, कई बार आपको क्रम आगे पीछे करके दे देगा और फिर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो क्रम ध्यान रखना है किस क्रम में पूछा जा रहा है, ठीक। मैं इस बात की भुक्तभोगी हूँ क्योंकि मैंने भी एक एग्ज़ाम में इस तरह से आगे पीछे लगा दिया था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास समय भी कम होता है और प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि हम देखना भूल जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। तो इसलिए क्रम भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए अगला वैसे ही है, सेम टू सेम।
चरम और चर्म का सही अर्थ बताइए। तो चरम एक है अलग शब्द है और चर्म अलग शब्द है, ठीक है। तो चरम का मतलब होता है अंतिम, जैसे हम बोलते हैं ना ये चरम सत्य है या इसकी चरम सीमा ये है। तो चरम का मतलब होता है जो अंतिम सीमा होती है, और चर्म का मतलब होता है चमड़ी। तो अब हमें ढूंढना है कि वो किस ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चरम का मतलब होता है अंतिम और चर्म का मतलब होता है चमड़ा या चमड़ी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक। चलिए आगे हम बात करते हैं 19वें प्रश्न की। समरूपी शब्द अपकार और उपकार का सही अर्थ है। तो आपको बताना है, एक है अपकार और एक है उपकार। अपकार का मतलब होता है बुराई करना और उपकार का मतलब होता है भलाई करना। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था क्रम ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे अपकार का मतलब अगर हम करेंगे कि क्योंकि हमें इन दोनों का अर्थ पता है कि भलाई बुराई या बुराई भलाई, लेकिन हम क्रम अगर भूल जाएंगे और पहला ही ऑप्शन हमने पढ़ा मान लो और हमने कहा कि अरे इसका मतलब तो यही है भलाई बुराई, चाहे आगे पीछे जैसा भी है, तो हम कई बार ऐसे में गड़बड़ी कर देते हैं और बाकी ऑप्शन पढ़ना ही भूल जाते हैं और सीधे सीधे आंसर लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्रम कैसा है इसका, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा आज का प्रश्न है परिमाण और परिणाम। देखो बहुत एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सही अर्थ भेद है यानी कि बताना है आपको। तो परिमाण अलग चीज़ है, परिणाम अलग चीज़ है, ठीक है। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ को मापना या मापतौल, और परिणाम का मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको आप देख पा रहे होंगे। देखो बी में भी लगभग थोड़ा सा है, नतीजा और मात्रा। परिमाण का मतलब मात्रा भी होता है ना, मात्रा या मापतौल। तो देखिए ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि क्रम यहाँ पे क्या है, परिमाण और परिणाम का है। तो परिमाण का मतलब होता है मापतौल, नापतौल, और परिणाम का मतलब होता है नतीजा। तो ये थे दोस्तों, इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि 20 के 20 प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, क्या कहीं पे आपको कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और देखो कल एक प्रश्न मैंने पूछा था भौरे का पर्यायवाची, और आपने शायद किसी ने मुझे कमेंट किया था कि शिलीमुख जो है वो भौरे का पर्यायवाची नहीं है बल्कि बाण का पर्यायवाची। तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिलीमुख जो है बाण को भी कहते हैं। अब क्योंकि भौरे का जो मुंह होता है वो बाण की तरह पैना होता है, जब डंक मारता है ना तो बहुत तेज़ लगता है। तो भौरे का मुख बाण के मुख जैसा पैना होने के कारण ही उसे हम शिलीमुख कहते हैं। तो इसलिए शिलीमुख बाण का भी पर्यायवाची हो जाएगा और भौरे का पर्यायवाची भी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो पे कैसा लगा, कितने नंबर आपकी आई हैं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।